वंस अगेन गुड आफ्टरनून। इन आप सभी में से किन किन स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है आज? हेलो। अच्छा, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। आफ्टर क्लास आप सबमिट कर सकते हो। हाँ, अगर अभी आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 2:30 के अराउंड आपकी क्लास लीव हो जाएगी, आप उसके बाद सबमिट कर देना। गूगल क्लासरूम पे आपको सेंड करना है। प्रीवियस अभी आज किसका लेक्चर था मेरे से पहले? कितने स्टूडेंट लिया नहीं उन्होंने? लिया नहीं। अच्छा, आज मेरी फर्स्ट क्लास मेरी है आज। ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्म कर देता हूँ, मैंने उस पर भी गूगल क्लासरूम पे भी आपको अपडेट किया था और कई दिन से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। आप जूम ऐप पर क्लास को ज़रूर अटेंड करोगे जब भी आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहें जूम क्लास ऐप पर। और आप लोगों को ये नहीं है कि हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी कंसिडर। आप लोगों को जो बाकी आपके टीचर्स हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कितने प्रेजेंट हो कितने नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहें क्लास में। ओनली 14 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको उसका आपके साथ शेयर करता हूँ। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक्स है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि क्या क्या आपके उद्देश्य होने चाहिए किसी भी मैनेजमेंट्स के। सबसे पहले आपका एक मीनिंग्स आता है कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो आपको मैं मैनेजमेंट की जो डेफिनेशंस है वो डिफ़ाइन करता हूँ सबसे पहले। फर्स्टली कि मैनेजमेंट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल्स टुगेदर टू एकम्प्लिश डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि मैनेजमेंट दो वर्डों से मिलकर बना है, मैनेज एंड मेंट। मतलब कि वो आदमी जो क्या होता है कि कई सारे आदमियों को एक साथ हैंडल करता है, एक साथ उन्हें अपना जो निर्देश है वो देता है और उनको अपने एक साथ लेके किसी काम को, मतलब जो उसे काम का एक गोल बना रखा है उस पर फोकस करके उसे काम को पूर्ण कराता है, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे आदमी एक साथ वर्क करते हैं और उनका जो एक हेड होता है वो उस टास्क पे उस काम करवाता है उन आदमियों से और कम से कम इन्वेस्ट पे, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। आप एक मैनेजमेंट अगर आप इंडस्ट्री के पर्पज़ से समझें तो ये मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई। अगर आप कॉलेज से संबंध समझें, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स होते हैं, उनके टीचर्स के ऊपर एक प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर उनके हेड ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके ऊपर बोर्ड ऑफिस होते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो, और जो कई सारे टीचर्स होते हैं तो वो मैनेजमेंट के एक पार्ट होते हैं। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो
कई सारे टीचरों से वो वर्क करवा रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आज मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं आपके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आपको कोई भी अगर मैनेजमेंट है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको मैंने 5 स्टेप में समझाया है। पहला आपका होता है प्लानिंग, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है आपका स्टाफिंग, चौथा होता है आपका डायरेक्टिंग और पांचवा होता है आपका कंट्रोलिंग। इन्हीं सभी पॉइंटों को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मैनेजमेंट में किस स्टेप पे क्या काम होता है। किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए ये सभी स्टेप होने चाहिए, ये सभी फंक्शंस होने चाहिए। जैसे मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशंस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ एंड वेयर इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू डू इट एंड हाउ इज़ द रिजल्ट। मतलब कि क्या है कि एक जो नियोजन, जो एक प्लानिंग है, किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग कर ली जाती है कि उस काम को कैसे करना है। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको यदि आपको कोई एक ट्रिप पे जाना है तो आपको एक ट्रिप पे जाने के लिए आप अपने सीज़न के अनुसार आप वहाँ उस ट्रिप में जाएंगे। जैसे आप गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो आप गर्मी वाले जगह पर जाओगे, जहाँ पे सर्दी का मौसम है आप सर्दी वाले मौसम में जाओगे। ये नहीं है कि आप पहले एक प्लानिंग कर लोगे कि आज कहाँ पर जाना है, मसूरी जाना है या और कहीं दूसरी जगह जाना है। आप अपने बजट के अनुसार उसका पूरा पूरा मूल्यांकन कर लेते हैं, उसका एक निर्धारण कर लेते हैं, नियोजन कर लेते हैं कि वहाँ पर कितना बजट लगेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या देखने को मिलेंगी। तो एक तरह की प्लानिंग कर लेते हैं। तो उसको मैंने स्टेप से भी समझाया है कि इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है कहीं पर जाने का या किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने का। नियम एंड कानून बनाना, मतलब कि फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेवलपिंग प्रोग्राम, विकासशील कार्यक्रम, निर्धारण और बजट। इन सभी उद्देश्यों को लेकर जो मैंने उद्देश्य लिखे हैं ये 5, इन सभी को उद्देश्यों को लेकर एक किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़े करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सेकंड बात आती है आपकी, अभी तक मैंने यहाँ डिस्कस किया प्लानिंग। अब प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग को कर लिया आपने, अपनी कंपनी में एक किसी भी प्रोडक्ट या आप कोई भी मटेरियल बना रहे हैं उसके लिए आपने प्लानिंग कर लिया। उस प्लानिंग को कौन करेगा? उस प्लानिंग के लिए एक टीम वर्क होगी, एक ग्रुप होगा, उसमें एक मैनेजर पार्ट होता है। मैनेजर उसको देखेगा, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैनेजर देगा अपने भी वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉय को। अब ये आपने प्लानिंग कर ली, अब इस प्लानिंग पे एक इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो इम्प्लीमेंटेशन जो सेकंड स्टेप में आता है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि आफ्टर ए फेज, मतलब जो मैनेजर ने जो फेस किया प्लानिंग के अंदर उसको वो इम्प्लीमेंट करता है ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट में। वो कैसे करेगा? इट मीन्स आइडेंटिफिकेशंस एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ to be performed and dividing them among the individual and creating authority and responsibility relationship among them for the accomplishment of organizational objective। इसका क्या मीनिंग है कि जो वहाँ का मैनेजर्स है, वहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जिस चीज़ की हमने प्लानिंग करी वो सही से बन रही है नहीं बन रही है, कौन उस यो वर्क है जो वर्क दिया गया है वो किन लोगों को असाइन करा गया, एक जो वहाँ की जिम्मेदारी है, जो वहाँ के देख रेख है उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रखा है। मतलब कि एक तरह का एक पार्ट है जिसको जो मैनेजर्स होता है वो दूसरे जो मैनेजर्स के नीचे आदमी होते हैं उनको कुछ वर्क असाइन किया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉय से ये वर्क कराएंगे, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये एक प्लान बना लिया, उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन अपने एम्प्लॉय से कराएंगे। तो इस तरह का एक वर्क होता है आयोजन में। इसके भी मैंने कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य की प्राप्ति और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करना कि हमारा ये गोल है, ये हमें प्राप्त करना है, उन गतिविधियों को हमें पहले से पहचान लेना चाहिए।
व्यक्तियों के बीच अधिकार और संबंध का प्रयोजन होना चाहिए। गतिविधियों का समन्वय और कर्तव्यों का असाइनमेंट, क्या है कि जो हमने उनको वर्क दिया है उनका एक तरह का असाइनमेंट्स भी लेना चाहिए, उनका एक तरह का हमें क्या है ट्रेनिंग पार्ट्स भी करवाना चाहिए। उन्हें कभी कभी हमें उनको ट्रेंड भी, एक स्किल जो प्रोग्राम होते हैं वो भी करवाने लेने चाहिए। और फिर आता है आपका डिवीजन ऑफ एक्टिविटी इनटू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट। क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों और विभागों में गतिविधियों का जो विभाजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी एक फैक्ट्री है या कोई भी एक इंडस्ट्री है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेक्टरों में, कि कोई भी एक मटेरियल तैयार हो रहा है तो वो वन बाय वन विभागों में से होकर गुजरता है। तो इस तरह का एक इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट होता है वो आयोजन में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द एक्विजिशंस, डेवलपमेंट, मोटिवेशनल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये नहीं है कि आपने अपना काम पहले प्लानिंग कर लिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अपना कर लिया है तो आपका काम फिनिश हो गया। अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है। अभी हमें क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें मोटिवेट भी करना है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है? यदि आप अपने जो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज, जो गुड्स आप बना रहे हैं उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, किसके लिए? कि वो कम लागत में अधिक प्रॉफिट कमवाएं इंडस्ट्री को या आपकी कंपनी को। तो इस तरह के आपको कुछ प्रोग्राम करने पड़ेंगे जिससे मैं मोटिवेट हो, या आपको एक जो एम्प्लॉय हैं, अगर आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो आपको अपने हर साल अपने एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। ये जो स्टाफिंग वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आता है एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट मीन्स जो आपके एम्प्लॉयज़ को, पर्सन्स को हायर करते हैं किसी भी कंपनी वगैरह में। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टेप वाइज यहाँ पे समझाया भी है कि रिक्रूटमेंट फॉर अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन, एक अट्रैक्टिव ऐसा वाला पर्सन्स हो जो उसको रिक्रूट करा जाए क्योंकि वो स्किल्ड लोग हो। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, प्लेसमेंट ऑफ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इंक्रीज न्यू स्किल नॉलेज एंड कम्पिटेंसी टू डू जॉब। जिस जॉब के लिए उसे हमने हायर किया है वो उस चीज़ के लिए है या नहीं है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो नई नई स्किल्स के हमें प्रोग्राम कराते रहना चाहिए अपनी कंपनी में जिससे वो ट्रेंड हो सकें। मोटिवेशनल्स ऑफ एम्प्लॉय को बीच में मोटिवेट भी करता रहना चाहिए। मोटिवेट कैसे होंगे? यदि आप अपने उनको रिवार्ड देते रहेंगे अपने एम्प्लॉय को। उन एम्प्लॉय को रिवार्ड कैसे मिलेंगे? चाहे तो आप उसको मनी से आप उसे रिवार्ड दे सकते हैं, या आप उसे गिफ्ट से रिवार्ड से दे सकते हैं, या आप उसे प्रमोट करके आप उसे रिवार्ड दे सकते हैं। इवोल्यूशंस परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, हमें हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का भी इवोल्यूट करना चाहिए कि कितना परसेंटेज, कितनी एफिशिएंसी से हमारे जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। इस तरह से स्टाफिंग में ये पार्ट आता है। फिर आता है आपका, इसको मैं एक बार हिंदी में जो है वो आपको समझा देता हूँ। अभी जो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ था वो आपको मैंने समझाया है। मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन के अधिग्रहण, विकास, प्रेरणा और रखरखाव से मिलकर एक प्रक्रिया बनती है, एक प्रोसेस बनता है। कैसे बनेगा वो प्रोसेस? कि जिसमें योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भर्ती आप बनाओगे, एक अपनी कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करोगे, मतलब जो कैंडिडेट हो वो परफेक्ट हो उस जॉब के लिए, सही काम के लिए सही आदमी का हम प्लेसमेंट करेंगे। नौकरी करने के लिए नए कौशल, ज्ञान, योग्यता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देंगे और डेवलपमेंट करेंगे। कर्मचारियों का अभिप्रेरण करेंगे, मोटिवेट करेंगे उनको। कर्मचारियों का मूल्यांकन करेंगे, उनका हम क्या है कि उनको हम बीच बीच में उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको भी इवैल्यूएट करते रहेंगे। आपका फोर्थ स्टेप आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है कि डायरेक्शंस इम्ब्रेंस दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है
कि जो मैनेजर्स है वो एक अपने नीचे जो सुपरवाइज़र है या जो मैनेजर्स है वो सभी एम्प्लॉय को एक साथ लेके उनको निर्देश देता है, उनसे काम करवाता है। Means a manager needs do more than just plan, organize and staff her team to achieve a goal. मेन मैनेजर का काम होता है कि अपने गोल पर फोकस करना, अपने टीम से उसे काम को आखिरी लास्ट स्टेप तक उसको हासिल करना। अब उसको हासिल करने के लिए वो क्या करे, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप से हो सकती है, चाहे वो आप ट्रेंड करके हो सकती है, चाहे आप मोटिवेट करके हो सकती है। तो आपको एक एक दिशा डायरेक्शन देनी पड़ेगी, निर्देशन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय का कि आपको वो एक आप उसे एक मार्गदर्शन करोगे उसका, जिससे वो आपकी कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो डायरेक्टिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर मैंने जो डिस्कस किए हैं। सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। इस उद्देश्य से ये जो मैंने बताए हैं आपको, इन उद्देश्य से आप अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शंस या उसका जो निर्देशन करना है, जो उसको डायरेक्शन दिखानी है, वो इन स्टेप से आप उसको दिखा सकते हैं। सूचना का संचार मतलब कि आप अपना जो आपका कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी फास्टली होना चाहिए कि आपके एक कहने से आपके एम्प्लॉय उस काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करें। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, आप उसका अभिप्रेरण ऐसे करें कि जिससे वो जल्दी से जल्दी आपके जो कर्मचारी हैं प्रेरित होकर उस काम को फिनिश करें, क्योंकि आपका जो फैक्ट्री है, जो आपकी इंडस्ट्रियल है, वो सब के सब आपके गुड्स और सर्विसेज पे ही डिपेंड करती है। यदि आप अपने फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जो बनने वाले प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं दोगे तो कल को आपसे वो जो आपके सेल्स हो रहे हैं प्रोडक्ट्स वो बंद भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ स्टेप है। इसके बाद जब निर्देशन हो जाता है तो 5वें नंबर पे आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग में नियंत्रण करना होता है कि वहाँ की जो मशीनरी हैं ये ना हो कि वहाँ की जो मशीनें हैं वे सभी यूटिलाइज़ हों, सभी के सभी काम करें। ये नहीं कि आप जो पुरानी मशीनरी हैं उनको बंद करके नई मशीनों को हायर कर रहे हैं। तो आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस भी देखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग accomplished as planned and of correcting any significant deviation। इसमें क्या है कि आपको अपने जो डायरेक्टिंग आपने जो निर्देशन दिया उसमें निर्देशन के बाद आपको अपने एम्प्लॉय को अपने जो फाइनल गोल है उसे ले जाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आफ्टर अदर एलिमेंट आर इन प्लेस ए मैनेजर जॉब इज़ नॉट फिनिश्ड। आपको ये लेकर चलने पड़ेगा लास्ट तक कि आपकी जो जॉब है, जो आपका गोल है वो फिनिश नहीं हुआ है। ये नहीं है कि आपने एक माइंड प्लानिंग की कि आपको ये वर्क करना है, उसको प्लानिंग को आप लेकर चले, आपने वो फिनिश लास्ट स्टेप तक कर दिया और आप उसे भूल गए। आपको ये नहीं है कि अब फैक्ट्री उसके बाद बंद हो गई। फैक्ट्री डे टू डे चलती रहेगी और आपका जो प्रोडक्ट है, वो जो आपका गोल है वो भी आपके सक्सेसफुली 100% पूरा होगा। तो इसलिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको जितनी भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन पे आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो वहाँ पर नियोजित किया गया है प्रोग्राम, जो वहाँ पे उन्हें काम दिया गया है, किसी भी महत्वपूर्ण विचलन को ठीक किया जा रहा है। मतलब कि वहाँ पर जितने भी उनको काम टास्क दिए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं लास्ट स्टेप तक। इट कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, measurement of actual performance, compares the actual performance with the standard, analyze deviations, take corrective actions if necessary। ये कंट्रोलिंग के कुछ उद्देश्य हैं जो इसमें मैंने दिए गए हुए हैं कि मानक
प्रदर्शन का निर्धारण किया जाएगा। इसमें वास्तविक प्रदर्शन का माप, मतलब कि एक्चुअल जो आपने काम किया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी है वो मेज़र की जाएगी, और एक्चुअल जो आपने काम किया वो दूसरे वाले काम से भी कंपेयर करके आपको अवार्ड दिया जाएगा। एनालाइज किया जाएगा कि आपने कितना काम किया, विश्लेषण किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उसे सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ एफिशिएंसी आई हुई है, तो उसे करेक्ट करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं। यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, वो डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 प्रेजेंट। स्टूडेंट्स अटेंडेंस बहुत कम है आप लोगों की। आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए इसके बारे में कि जूम क्लास पे अटेंडेंस कंपलसरी है। जूम क्लास पे आप अटेंडेंस आप कनेक्ट रहोगे जब भी आपको समझ में आएगा, जब भी आपके ग्रुप डिस्कशंस में जो आपकी क्वारीज हैं उनको डाउट को क्लियर करा जाएगा। आपके 44 स्टूडेंट्स में से केवल 18 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। चलिए बताइए, आपको जो ये मैंने पढ़ाया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके मैंने 5 स्टेप बताए हैं। उन 5 स्टेप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कोई बताइए, कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि जो इसकी वीडियो है वो मैंने शेयर भी की है आपसे। एक वीडियो लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, उसमें क्लियरली मैंने डिफाइन भी है। बताइए। ठीक है, मैंने अपनी जो मेरा वीडियो लेक्चर्स का लिंक है वो मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हुआ है। उसी के साथ साथ मैंने एक लिंक और भी शेयर किया है। मैंने आपको बताया था कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स के लिंक हैं वो आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर ही रहा हूँ। इसके अलावा कुछ अलग से जो कंटेंट्स होंगे वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकें और आप आसानी से नोट्स बनाएं। तो अभी मैं अपनी जो दूसरा मेरा टॉपिक था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अब स्क्रीन के थ्रू। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आता है ये है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने क्या बताया है, मेनली यहाँ पर मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बताया गया है कि मैनेजमेंट का कैसा नेचर होना चाहिए। तो इसमें मैंने जो समझा है मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। जो हमारा मैनेजमेंट है उसका अगर प्रिंसिपल लिया जाए, उसका सिद्धांत लिया जाए, तो वो एक लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड चेंज इन इन्वायरमेंट, अगर उसे कहीं पे कुछ चेंजेस भी लाने हैं तो वो अपने पर्यावरण, अपने वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें अपने चेंजेस भी ला सकता है। जब ये फाइनली डिसीजन नहीं होता है कि मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही फिक्स हो गया, जो सत्य ही माना जाएगा, ये नहीं है, उसको चेंज भी करा जा सकता है। प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू नीड। सिद्धांतों को ज़रूरत, प्लेस, टाइम एंड सोशल कल्चर, ज़रूरतों के अनुसार, समय के अनुसार, संस्कृति के अनुसार लागू किए जाते हैं। कंटिन्यूअस रिसर्च टू बी कैरिड आउट, और निरंतर ये अनुसंधान को आगे बढ़ाए जाने के लिए ये सिद्धांत लगाए जाते हैं। फिर आता है आपका ये पॉइंट ए पैराग्राफ हैं जिनको मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ।
Management principles are relative and applied according to the needs of particular organizations. प्रबंधन सिद्धांत सापेक्ष होते हैं विशेष संगठन के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए। मतलब किसी भी ये जो हम सिद्धांत बनाते हैं, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं, वो रिलेट करते हैं किस लिए रिलेट करते हैं? एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड होती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए ये सिद्धांत लागू करे जाते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन पे, उन फैक्ट्रियों पर। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन which are directed towards regulating human for best result। मैनेजमेंट का एक जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है मानव के लिए, वो इसमें भी शामिल है नेचर में मेनली। कि मैनेजमेंट अगर मतलब कि अपना एक दृढ़ व्यवहार अपने एम्प्लॉय के साथ करेगा तो एक वहाँ पर रूढ़ जो है वो फैल जाएगी, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो हड़ताल कर देंगे, जिससे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसने यही चीज़ बताई है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स रेगुलेटिंग ह्यूमन फॉर बेस्ट रिजल्ट। कि उसको अपना जो व्यवहार है उसको अपने व्यवहार को सही बनाना पड़ेगा, मानव व्यवहार को सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, सर्वोत्तम परिणाम के लिए मानव को विनियमित करने की दिशा में निर्देशित करना पड़ेगा, उसको एक सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, सही निर्देशन देना पड़ेगा, जिससे वो आपकी फैक्ट्री या अपने जो उसको काम करना है वहाँ पर वो सही से पूर्ण हो सके। फिर आता है आपका कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स रिलेशनशिप। जो आपके मैनेजमेंट का सिद्धांत है वो कॉज पे एंड इफ़ेक्ट्स पे स्थापित किए जाते हैं। द इफ़ेक्ट्स आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विच आर बेस्ड ऑन प्रेडिकेशंस बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर विच रिजल्ट एफिशिएंसी। मतलब कि जब वहाँ पे विभाजन के आधार पे अगर ये है भविष्यवाणियों पर भी आधारित होते हैं। मतलब कि आप ये नहीं है कि अपना जो लेबर है आपका अगर फैक्ट्री में है काम नहीं हो रहा है तो आप मैनेजमेंट ये नहीं होगा कि आप उन्हें निकाल देंगे, उन्हें आप लेबर्स को कुछ ना कुछ वर्क देंगे उनकी एफिशिएंसी के अनुसार। ये नहीं है कि छोटे को बड़ा काम दे दिया, बड़े को छोटा काम दे दिया। मैनेजमेंट को एक नेचर रखना पड़ेगा, उनको एक डिवीज़न के अनुसार उन्हें काम देना पड़ेगा, जो उनका डिवीज़न है। जैसा फर्स्ट क्लास बोलते हैं, सेकंड क्लास बोलते हैं, थर्ड क्लास बोलते हैं, उसी के अनुसार उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से भी उनका जो रिजल्ट है वो काउंट करके उन्हें वर्क दिया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर पढ़ाया है। आई होप आपको सभी को ये समझ में आया होगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आज के वीडियो लेक्चर्स में जो आपको जूम ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की अगर कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अभी अगर डाउट नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट्स अभी कोई नहीं बोल सकता ओपनली सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट में, तो वो पर्सनली भी गूगल क्लासरूम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। उनको और आसानी से जिस तरह से वो पढ़ सकें उनको और तरीके से भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर join मीटिंग।